नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। सुबह के 9 बज रहे हैं और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको हम बता दें, उत्तर प्रदेश की 3 तस्वीरें आपको हम सबसे पहले दिखाते हैं। राज्य के 3 शहरों में कत्ल को लेकर देखिए किस तरह से हड़कंप मचा हुआ है। गोरखपुर में 27 सितंबर को हुई कानपुर के बिजनेसमैन की हत्या के मामले में योगी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। तो इन सब के बीच अब लखनऊ में एक कॉन्ट्रैक्टर की हत्या के बाद हड़कंप मच गया है। तीसरी वारदात कानपुर की है, जहां पर समाजवादी पार्टी से जुड़े नेता की हत्या कर दी गई है। तो देखिए किस तरह से यहां पर सिस्टम पर अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जो पहला मामला है गोरखपुर का, उसमें खुद पुलिस वाले सवालों के घेरे में हैं। और बड़ी बात यह जो कि पीड़िता के पत्नी भी बार बार कह रही हैं, मीनाक्षी, कि अभी तक क्यों नहीं किसी की गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि इस पूरे मामले में अगर कोई जिम्मेदार है तो वो पुलिस वाले हैं जिन्होंने पीट कर हत्या कर दी थी। तो सबसे पहले बात हम करते हैं गोरखपुर की। आपको बता दें कि गोरखपुर में कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की मौत मामले में अब सीबीआई जांच का आदेश हो गया है। सरकार ने पीड़ित परिवार को 40 लाख की आर्थिक मदद की है। उधर सीबीआई जांच के ऐलान से इंसाफ की उम्मीदें बढ़ गई है, लेकिन कारोबारी के परिजन पुलिस के रवैये से नाराज है। सीएम जी से अपील करना चाहूंगी, उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी कराएं। जांच के बाद गिरफ्तारी मत। केस में किसी को भी निर्दोष को इंसाफ मिलेगा, उसी तरह कार्य होना चाहिए। कारोबारी मनीष गुप्ता का परिवार इंसाफ मांग रहा है। पीड़ित परिवार पूछ रहा है कि कब गिरफ्तार होंगे गुनहगार। धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन आरोपियों पर अब तक शिकंजा नहीं कसा है। 27 सितंबर को गोरखपुर के कृष्णा पैलेस होटल में जो कुछ हुआ, पीड़ित परिवार उसके इंसाफ के इंतजार में है। आरोपी पुलिस वाले हैं। अधिकारी कह रहे हैं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि निष्पक्ष जांच 100% होगी और जो सही है उसी के आधार पर कार्रवाई होगी। और अगर इनमें से जो भी दोषी लोग पाए जाएंगे, पुलिसकर्मियों उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। सवाल है कि आखिर कैसे पीड़ित परिवार ने तहरीर में 6 पुलिस वालों के नाम दिए थे, लेकिन एफआईआर में सिर्फ 3 पुलिस वालों के नाम हैं। 3 अज्ञात पर केस दर्ज हुआ है। आखिर ऐसा क्यों? जी, इसमें जो तहरीर उनके द्वारा दी गई है, मुकदमा उसी पर कायम हुआ है और 3 नाम उसमें थे, 3 अज्ञात में रखे गए थे, जिस पर पीड़िता का साइन भी है और जो तहरीर मिली है उसी के अनुसार हमने मुकदमा दर्ज किया है। और यदि इसके अलावा भी जो मैडम हैं वो कुछ ऐड करवाना चाहें तो वो विवेचना का पार्ट बनेगा। उनका जो बयान आएगा उसमें वो जो 4 नाम बताना चाहें वो नाम उसमें विवेचना में शामिल होंगे, आगे नाम बढ़ेंगे उस विवेचना में। मामले में आरोपी 6 पुलिस वाले सस्पेंड किए जा चुके हैं, लेकिन पीड़ित परिवार का एक ही सवाल है कि आखिर उनकी गिरफ्तारी कब होगी। जिस तरह से इस मामले में पुलिस अधिकारी बयानबाजी कर रहे हैं, उसे लेकर भी पीड़ित परिवार नाराज है और मुख्यमंत्री से एक्शन की गुहार लगा रहा है। देखना चाहिए वो केस की गंभीरता क्या है। और जब सीएम जी ने बोल दिया है कि केस ट्रांसफर हो जाएगा, सीबीआई जांच होगी, तो उनको ये बयान देने की जरूरत क्या थी? मैं सीएम जी से अपील करना चाहूंगी, निवेदन करना चाहूंगी कि उनकी छोटी बहन ये रिक्वेस्ट करी, जब आपने ये सब कह दिया है उसके बाद पुलिस अधिकारियों को इस तरह की गलत बयान नहीं देना चाहिए। मेरी हिम्मत को तोड़ना नहीं चाहिए। सीएम जी मेरी हिम्मत बना रहे हैं भाई के नाते, वहाँ वो मेरी हिम्मत तोड़ रहे हैं। इस परिवार को इंसाफ चाहिए, लिहाजा यूपी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। फिलहाल इस मामले की जांच में एसआईटी जुटी है, जो जल्द मनीष गुप्ता की पत्नी का बयान भी दर्ज करने की तैयारी में है। अब सीबीआई जांच की सिफारिश से उम्मीद है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। गजेंद्र त्रिपाठी के साथ संतोष कुमार, गोरखपुर, आज तक। इस मामले में गोरखपुर के एसएसपी पर भी सवाल उठे हैं। इस मामले में उनका क्या कहना है, तमाम मुद्दों पर बात की आज तक संवाददाता संतोष कुमार ने। कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता हत्याकांड में गोरखपुर पुलिस पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए एसएसपी गोरखपुर
डॉक्टर विपिन ताड़ा जी हैं, उनसे ही बात करेंगे। सर, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं गोरखपुर पुलिस के ऊपर, क्या फैक्ट्स हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि पीड़िता ने जो तहरीर दी उसमें आरोप लग रहा है कि जो 6 पुलिस वालों के नाम दिए लेकिन एफआईआर में 3 ही नामजद हुए, ये क्या फैक्ट है? जी, इसमें जो तहरीर उनके द्वारा दी गई है मुकदमा उसी पर कायम हुआ है और 3 नाम उसमें थे, 3 अज्ञात में रखे गए थे जिस पर पीड़िता का साइन भी है और जो तहरीर मिली है उसी के अनुसार हमने मुकदमा दर्ज किया है। और यदि इसके अलावा भी जो मैडम है वो कुछ ऐड करवाना चाहें तो वो विवेचना का पार्ट बनेगा। उनका जो बयान आएगा उसमें वो जो 4 नाम बताना चाहें वो नाम उसमें विवेचना में शामिल होंगे, आगे नाम बढ़ेंगे उस विवेचना में। लेकिन जो महिला ने, जो उनकी पत्नी मीनाक्षी ने जो तहरीर दी थी उसमें 6 लोगों के नाम थे वो, और आपके पास क्या मतलब जो तहरीर आई उसमें 3 ही पुलिसकर्मियों के नाम थे, बाकी अज्ञात में था? जी, हमें जो तहरीर मिली उसमें 3 ही जो नाम थे और 3 अज्ञात में थे। उसी में था? जी, उसी में 3 अज्ञात थे। सर, एक दूसरा सवाल इस बात का कि पुलिसकर्मियों के ऊपर क्या कार्रवाई की गई? एफआईआर तो लिख ली गई और जो पुलिसकर्मी, आपने 3 नामजद थे लेकिन सस्पेंशन आपके द्वारा 6 का किया गया, वो 6 पुलिस वाले कौन थे और आगे क्या कार्रवाई होगी पुलिस वालों पर? जी, इसमें जो 6 नाम थे पुलिस वाले जो प्रथम दृष्टया जानकारी में आए उनको मैंने निलंबित किया है और जो बाद में तहरीर मिली है जो मुझे और डीएम साहब को मिली उसके आधार पर हमने मुकदमा दर्ज करवाया है और इसमें आगे कार्रवाई चल रही है। हमने क्राइम ब्रांच की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की है जिसमें कि एसपी क्राइम जो हैं वो इसके पर्यवेक्षण कर रहे हैं और सभी जो शामिल गवाह हैं उनके बयान लिए जाएंगे, फॉरेंसिक एविडेंस गैदर किए जाएंगे और उसके आगे विवेचना की जाएगी। आपको बता दें कि अभी गोरखपुर मर्डर केस में परिजनों को इंसाफ मिला भी नहीं है, दोषियों की गिरफ्तारी तक नहीं हुई है और यूपी की राजधानी में एक सनसनीखेज वारदात हो गई है। लखनऊ के गोसाईगंज में निर्मल अग्निहोत्री नाम के ठेकेदार की सड़क पर पीट कर हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक महावीर ट्रस्ट की जमीन को लेकर 2 गुटों के बीच विवाद चल रहा था। विवादित ट्रस्ट की जमीन पर ठेकेदार के तौर पर मृतक निर्मल अग्निहोत्री निर्माण करवा रहा था। आरोप है कि इससे नाराज मंदिर के पुजारियों और उनके सहयोगियों ने निर्मल अग्निहोत्री की पीट कर हत्या कर दी। घटना के बाद से पुजारी और उसके सहयोगी मंदिर परिसर छोड़कर फरार हैं। उधर कानपुर में सरे बाजार समाजवादी पार्टी से जुड़े नेता हर्ष यादव को गोली मार दी गई। बदमाशों ने बाजार में दौड़ा कर हर्ष यादव को मारा। इन 2 वारदातों ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश पुलिस पर सवाल उठा दिए हैं। और अब बात नरेंद्र गिरी मामले की। अब तक इस पूरे मामले में अपडेट क्या है आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। आपको बताते हैं कि महंत नरेंद्र गिरी मौत के मामले में सीबीआई की जांच तेज है। लगातार सीबीआई की टीम जो है इस पूरे मामले में जांच कर रही है। बाघंबरी मठ के 4 सेवादारों से सीबीआई ने अब तक पूछताछ कर रही है क्योंकि लगातार सीबीआई की इंक्वायरी जो है इस पूरे मामले में चल रही है। इस बीच इस मठ से भी के 4 लोगों से वहां पर बातचीत हुई है। महंत नरेंद्र गिरी की दिनचर्या पर सवाल जवाब पूछा गया है। तो साथ में जो सेवादार रहते थे उनसे पूछा गया है कि पूरे दिन वो किस तरह से रहते थे, खाना पीना कब खाते थे, किससे मिलते थे, कब विश्राम करने जाते थे, तमाम तरह की बातें। इस बीच सीबीआई ने मौत से 48 घंटे पहले की जानकारी जुटाई है, यानी कि मौत से 48 घंटे पहले नरेंद्र गिरी ने क्या किया, किससे मिले, क्या कोई बाहर से आया था मिलने के लिए, ऐसे तमाम तरह के प्रश्न जो है वो जानकारी उसकी इकट्ठा की है। 4 सेवादारों से सीबीआई अधिकारियों ने पूछताछ की है, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि उन सेवादारों से, क्योंकि ये सबसे अहम कड़ी है, क्योंकि यही लोग थे जो कि नरेंद्र गिरी के सबसे नजदीक रहते थे, सबसे पास रहते थे और ऐसे में इनसे जानकारी जो होगी वो फर्स्ट हैंड जानकारी वो बहुत अहम होगी इस पूरी मौत की गुत्थी को सुलझाने के लिए, क्योंकि अभी भी सवाल बना हुआ है कि क्या नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या की थी या फिर किसी ने हत्या करवाई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि पंजाब में चन्नी सरकार कांग्रेस की अंदरूनी कलह को खत्म करने में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इसी के तहत वहां स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति भी की गई है जो बेअदबी मामले की पैरवी करेगी। यह सिद्धू को मनाने की कोशिश है।
जिस व्यक्ति को कांग्रेस ने इतनी बार अवसर दिया हो, 2 बार 9.5 साल करीब मुख्यमंत्री रहे, यदि ये ह्यूमिलेशन है। पंजाब में पहले पर्दे के आगे सिद्धू बनाम कैप्टन हुआ, फिर पर्दे के पीछे सिद्धू बनाम चन्नी वाली लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन तमाम कड़वाहट और गिले शिकवे दूर करने की कोशिशों में जुटे हैं पंजाब के नए कैप्टन चरणजीत सिंह चन्नी। सिद्धू को जिन मुद्दों पर नाराजगी थी, उसे दूर करने की पहल चन्नी ने की है। सिद्धू नाराज थे कि उनकी पसंद के एडवोकेट जनरल की नियुक्ति नहीं की गई। अब चन्नी सरकार ने उन्हें मनाने के लिए एक नया स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया है। राज्य सरकार ने ये जिम्मेदारी राजविंदर सिंह बैंस को दी है, यानी सुर्खियों में रहे एडवोकेट जनरल एपीएस देओल अपने पद पर बने रहेंगे। चन्नी की ये कोशिश सिद्धू को मनाने के लिए है ताकि विवादों को विराम दिया जाए। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर का क्या? उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया और नई पार्टी के गठन का इशारा किया, तो चुनावी तैयारियों में कांग्रेस की बेचैनी बढ़ गई। कांग्रेस ने आरोप लगा दिया कि कैप्टन की नाराजगी के पीछे बीजेपी का हाथ है। सिंह जी के 2-3 दिनों में जो बयान आए हैं, वो बयान ऐसा लगता है कि किसी प्रकार के दबाव में हैं और सत्तारूढ़ दल जो पंजाब के अंदर डिस्क्रेडिटेड है, जिसको पंजाब के किसान, पंजाब के लोग पंजाब का विरोधी मानते हैं, वो श्री अमरिंदर सिंह जी को मुखौटे के तौर पर प्रयोग करना चाहते हैं, उपयोग करना चाहते हैं। पार्टी की अंदरूनी संकट के बीच मुख्यमंत्री चन्नी दिल्ली में है। माना जा रहा है कि पार्टी आलाकमान से भी मुलाकात कर सकते हैं। उससे पहले कल उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने धान खरीद और किसानों के तमाम मुद्दों को लेकर बात की। प्रधानमंत्री जी से मिला। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार ये कर्टसी कॉल थी, जो एक औपचारिकता भी है कि मुख्यमंत्री का ओहदा संभालने के बाद प्रधानमंत्री जी से मिले। तो उनसे मिलकर लंबी बातचीत हुई है। मैंने उनको कहा है कि जो ये 3 बिल का झगड़ा है, इसको ख़त्म करो। उन्होंने मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी है और मुझे कहा है कि वो भी इसका कोई हल ढूंढना चाहते हैं और इस दिशा में चल रहे हैं। पंजाब चुनाव के मद्देनजर असल सवाल है कि चन्नी कैसे अंदरूनी कलह से जूझते हुए पार्टी की नैया पार लगवाएंगे, वो भी तब जब कैप्टन ने जंग का ऐलान कर दिया। सूत्रों के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर 15 दिन के अंदर अपनी नई पार्टी भी बना सकते हैं। ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका होगा। चंडीगढ़ से मंजीत सिंह सहगल के साथ सत्येंद्र चौहान, आज तक ब्यूरो। कल हरीश रावत ने कैप्टन अमरिंदर को लेकर बयान दिया तो कैप्टन अमरिंदर ने भी जवाब देने में कोई देरी नहीं की। उन्होंने भी बताया कि कैसे उनका पार्टी ने अपमान किया है। मुझे पार्टी नेतृत्व के रुख के बारे में अंधेरे में रखा गया, कैप्टन अमरिंदर ने साफ तौर पर कहा। हरीश रावत ने कहा था कि भाषा अपमानजनक है। हरीश रावत की भाषा अपमानजनक है, ये कहा कैप्टन अमरिंदर ने। सीएम पद छोड़ने से 3 हफ्ते पहले ही की थी इस्तीफे की पेशकश। पहले सोनिया ने इस्तीफे से मना किया था। कैप्टन अमरिंदर ये कह चुके हैं कि वो 2-3 हफ्ते पहले ही दे देते इस्तीफा, लेकिन सोनिया गांधी ने मना किया था। सीएलपी से पहले मुझे इस्तीफा देने को मजबूर किया गया। कैप्टन अमरिंदर ने हरीश रावत के कल उन्होंने जो कुछ भी बयान दिया है, उसके जवाब में फौरन ये तमाम बातें कही। मुझे पार्टी नेतृत्व के रुख के बारे में अंधेरे में रखा गया, जबकि हरीश रावत का यह कहना था कि वो खुद 3 बार उन्हें फोन कर चुके हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर ब्रिटेन के मनमाने और भेदभाव वाले रुख को लेकर भारत ने जैसे को तैसे की तर्ज पर सख्त कदम उठाया है। भारत ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए ब्रिटेन से आने वाले मुसाफिरों के लिए सख्त नियम बनाए हैं। इनमें 10 दिन का जरूरी क्वारंटीन भी है।
ब्रिटेन की वैक्सीन को लेकर नस्लीय नीति पर भारत ने आखिर दे दिया है करारा जवाब। जैसे को तैसा की नीति अपनाते हुए भारत ने भी ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों पर पाबंदियां लगा दी हैं। सख्त कार्रवाई से पहले भारत ने ब्रिटेन को कई बार उसकी भेदभाव वाली नीति को लेकर आगाह भी किया, लेकिन ब्रिटेन नहीं माना। आखिरकार शुक्रवार को भारत ने भारत आने वाले ब्रिटिश नागरिकों को लेकर सख्त नियम कायदों का ऐलान कर दिया। ये सख्तियां 4 अक्टूबर से लागू होंगी। इनके मुताबिक वैक्सीन की दोनों डोज लगी होने के बाद भी भारत आने पर ब्रिटिश नागरिकों को यूके से रवाना होने से 72 घंटे पहले तक की RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होगी। भारत पहुंचने पर एक बार फिर एयरपोर्ट पर RT-PCR जांच होगी। भारत आने के 8वें दिन एक बार फिर कोविड की RT-PCR जांच करानी होगी। कुल 10 दिन तक क्वारंटीन रहना होगा। भारत ये सख्ती करने पर मजबूर हो गया। पूरा विवाद कोविशील्ड को लेकर ब्रिटेन की भेदभाव वाली नीति पर था। लंबी बातचीत के बाद ब्रिटेन ने कोविशील्ड को मान्यता तो दे दी, लेकिन भारतीयों के लिए कुछ शर्तें जोड़ दी। नए नियमों के मुताबिक कोविशील्ड वैक्सीन के दोनों डोज लगवा चुके भारतीयों को ब्रिटेन पहुंचने पर अब भी 10 दिन क्वारंटीन रहना पड़ेगा और टेस्ट भी कराने पड़ेंगे। भारत ने भी यही नियम भारत आने वाले ब्रिटिश नागरिकों पर लगाए हैं। There is no technical consideration because AstraZeneca vaccine and Covishield are one and the same. India is supplying this vaccine to several other countries and there was no justification for UK to take this kind of action. So Government of India, in spite of giving action, if UK did not respond, they had to take this reciprocal action and that's how it has happened. हालांकि कुछ विशेषज्ञ ब्रिटेन की नीति और उसके बाद भारत की जवाबी कार्रवाई को ठीक नहीं मानते। उनकी नजर में कोविड को फैलने से रोकना मकसद है तो इसका तरीका अलग होना चाहिए था। These measures are unscientific when the UK does them and unscientific when India does them. Instead, we should look at an innovative approach that allows individuals to travel to India and keeps our country safe. We should ask for pre-departure testing irrespective of vaccination status. We should conduct a test at the airport and make sure that the sample is collected appropriately. We should look at a test on day 2 and day 5 if it's by PCR, because most individuals, especially with the Delta variant, will test positive within that period. भारत की सख्ती के बाद अब कम से कम ब्रिटेन अपनी भेदभाव वाली नीति पर दोबारा विचार करने को मजबूर होगा। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। हम रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। अब बात महंगाई की। एक बार फिर सीएनजी और पीएनजी महंगी हो गई है। गैस की कीमत में 62% इजाफे के बाद से कंपनियों ने सीएनजी और पीएनजी की दरें बढ़ाने का फैसला कर लिया है, जो आज से ही लागू हो गई हैं। इसके मुताबिक दिल्ली में सीएनजी अब ₹2.28 किलो महंगी हो गई है। वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में ये ₹2.55 किलो महंगी हो गई है। दिल्ली एनसीआर में पीएनजी की दरों में भी ₹2.10 का इजाफा हुआ है। हम रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।